नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में हम लोग वंडर वॉल्स इक्वेशन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आइडियल गैसेस के लिए PV इक्वल टू nRT ये इक्वेशन हम पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक गैसें जो वास्तव में अस्तित्व में है उन पर वो इक्वेशन सभी परिस्थितियों में लागू नहीं होती, ये अपन जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक गैसों के लिए एक दूसरी समीकरण निकाली जाती है या निकाली गई है, जिसको हम वंडर डर वाल्स समीकरण के नाम से जानते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं और वो समीकरण क्या है इसको भी निकालने का प्रयास करेंगे। चिरपरिचित इक्वेशन है, आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं, लेकिन फिर भी अपन एक बार रिमाइंडर के तौर पर इसको देखते हैं कि वंडर वाल्स समीकरण क्या है और इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसके विभिन्न रूप क्या क्या है। हम बात करेंगे वंडर वाल्स समीकरण की। रियल गैसेस में हम लोग PV इक्वल टू nRT ये इक्वेशन पढ़ते आए हैं। PV इक्वल टू nRT, लेकिन ये इक्वेशन किन परिस्थितियों में लागू होती है? जबकि प्रेशर कम होता है और टेम्परेचर हाई, अर्थात उच्च ताप और निम्न दाब पर ये इक्वेशन आइडियल गैसेस पर तो लागू होती है, साथ में वास्तविक गैसों पर भी लागू हो जाती है। लेकिन अगर प्रेशर अधिक है या टेम्परेचर कम है, कम ताप और उच्च दाब, ऐसी स्थिति में जो वास्तविक गैसें हैं, रियल गैसेस हैं, वो इस इक्वेशन PV इक्वल टू RT का पालन नहीं करती हैं और आदर्श व्यवहार से विचलन दिखाती है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब ये विचलन आदर्श व्यवहार से क्यों होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा अध्ययन किया गया। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, इसके बारे में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में भी कुछ चर्चा की गई थी, लेकिन वो काइनेटिक थ्योरी फेल हो जाती है यदि टेम्परेचर लो होता है और प्रेशर हाई होता है। तो ऐसे केस में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ इक्वेशन दी गई थी वो भी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाती। ऐसे स्थिति में दो एजम्पशंस हैं जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने देखे थे, वो वास्तविक गैसों पर लागू नहीं होते। एक आयतन से संबंधित है और दूसरा प्रेशर से या मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स से संबंधित है। वॉल्यूम की जहां तक हम बात करें, तब हम वहां कहते हैं कि किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है या नेग्लिजिबल होता है, अर्थात एक अणु का आयतन मल्टीप्लाइड बाई अणुओं की संख्या, ये गैस के अणुओं का वास्तविक आयतन हो गया और ये वास्तविक आयतन पात्र के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम कहते हैं और उसी आधार पर वो इक्वेशन लागू की थी, बनाई थी। और दूसरा हम कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दोनों ही, ये भी मॉलिक्यूल्स में नेग्लिजिबल है। ये दो बातें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोगों ने कही थी और उसके आधार पर काइनेटिक इक्वेशन भी निकाली थी।
इसका मतलब ये दो एजम्पशंस, इनमें कहीं ना कहीं कोई समस्या है वास्तविक गैसों को लेकर, और इसमें संशोधन की आवश्यकता है। ये दोनों एजम्पशंस किस केस में सही लागू होते हैं? जबकि प्रेशर कम हो और टेम्परेचर अधिक हो। उच्च ताप और कम दाब पर तो ये दोनों ही बातें लागू की जा सकती हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा है, ताप कम है, सॉरी, ताप कम है और दाब बहुत अधिक है, तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ही एजम्पशंस में हमें कुछ करेक्शंस करने पड़ते हैं। उसमें पहली स्थिति जो वॉल्यूम की है, उसमें हम ये कहेंगे कि गैस के अणुओं का कुल आयतन गैस के वास्तविक आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। ठीक है, नॉट नेग्लिजिबल, यानी उसको हम उपेक्षणीय नहीं मान सकते, क्योंकि वास्तविक गैसों के अणुओं का आकार कुछ ना कुछ होता है, और अणुओं की संख्या यदि अधिक है या दाब अधिक है, तो ऐसी स्थिति में उन अणुओं का जो कुल आयतन है वो कुछ ना कुछ अवश्य बनेगा और वो उपेक्षणीय नहीं होगा। और दूसरा जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल है अणुओं के बीच में, ये भी पाया जाता है। गैसों का द्रवीकरण ये बताता है कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल पाया जाता है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हुए जिनसे हमको ये पता लगा कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल इसकी भी हम इसको नेग्लिजिबल नहीं मान सकते वास्तविक गैसों के केस में। जहां पर अणुओं का आकार बहुत छोटा है, आइडियल गैसेस, वहां पर हम इसको उपेक्षणीय मान सकते हैं। आकार कम होने के कारण उनके बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। तो ऐसी स्थिति में 1873 में वंडरवॉल्स ने उस आइडियल गैस इक्वेशन को, जो PV इक्वल टू nRT है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसमें करेक्शंस किए आयतन में और दाब में, और एक करेक्टेड इक्वेशन जो कि वास्तविक गैसों पर लागू की जा सके, इस तरीके का बनाने का प्रयास किया। तो उसमें वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के बारे में ध्यान रखा गया और इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए। किस तरीके से मॉडिफिकेशंस किए गए, ये देखिए। यदि आप देखें तो गैस के मॉलिक्यूल्स गोल होते हैं, ये हम कहते हैं। तो ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या या रेडियस r है, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, उसी आकार का है, क्योंकि एक गैस में उपस्थित सभी अणु समान हैं, तो इसलिए इनका रेडियस या इनका आयतन भी समान होगा। तो ये मान लीजिए, आप कह दीजिए कि ये पहला अणु है और ये दूसरा अणु है। तो जब ये दोनों अणु दूर दूर हैं, इनके बीच में आकर्षण बल है, और ये आपस में नजदीक आते हैं, तो नजदीक आने पर आप देखिए कि इससे अधिक नजदीक नहीं आ पाएंगे। ये तो पहले अणु का सेंटर है, ये दूसरे अणु का सेंटर है, और अणुओं के बीच की दूरी हम सेंटर से नापते हैं। तो r प्लस r यानी 2r। तो ये वाला जो दूसरा अणु है, इसको यदि हम ध्यान में रखें, तो ये दूसरा अणु ये इस एरिया में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये तो एक तरफ का अणु है, दूसरी तरफ का अणु आएगा तो वो भी यहीं पर रह जाएगा, इधर का अणु आएगा तो वो भी यहीं पर रह जाएगा। यानी किसी भी डायरेक्शन से अणु आए तो वो इस गोले के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहलाता है, अर्थात ऐसा आयतन, वर्जित आयतन, जिसमें कोई
दूसरा अणु प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये वर्जित आयतन B कहा गया। और यदि n मोल ऑफ गैसेस हैं तो n इंटू बी। तो इसका मतलब हर अणु से संबंधित एक वर्जित आयतन है जिसमें कोई अणु प्रवेश नहीं कर पाएगा, अर्थात इतना आयतन उस अणु के लिए वर्जित है या कम उपलब्ध है। तो इसलिए हम उस गैस के कुल आयतन V में से इस NB को यानी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को कम करेंगे, तब हमारे पास VI या आदर्श परिस्थितियों के लिए उपलब्ध आयतन निकलकर आएगा। तो ये तो हो गया एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या वर्जित आयतन के बारे में बात। यहां पर देखिए, जैसे ये एक कंटेनर है, यहां पर ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं कई सारे। इन सारे अणुओं को पकड़ के यदि हम रखें तो ये एक छोटे से स्थान में समा जाएंगे और ये छोटा सा स्थान इस पूरे गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होगा। लेकिन यदि गैस में अणुओं की संख्या अधिक है या गैस के अणु बड़े हैं, तब ये आयतन हो सकता है इतना हो, और जब इतना आयतन हो जाएगा तब ये आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में उपेक्षणीय नहीं हो पाएगा। तो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो फिर हम कैसे निकालेंगे? किसी भी बॉल का या सर्किल का, स्फीयर का हम आयतन निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई और आर की जगह पर यहां पर हो जाएगा 2r, क्योंकि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो r प्लस आर 2r है। तो ये एक 2r रेडियस का एक स्फीयर बन जाएगा जो कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बताएगा, यानी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8। अब ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम दो मॉलिक्यूल से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सक्लूडेड मॉलिक्यूल तभी क्रिएट होगा जबकि दूसरा मॉलिक्यूल आएगा। तो एक मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा? बटा 2, यानी यहां पर कितना हो जाएगा? 4। तो ऐसी स्थिति में 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड पर मॉलिक्यूल, एक अणु का आयतन। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है वो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, अर्थात एक अणु के आयतन का 4 गुना होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। और उसको यदि हम Na से मल्टीप्लाई कर दें अवोगाद्रो नंबर से, तो वो कैलकुलेशन हमारी एक मोल गैस के लिए हो जाती है। तो इस तरीके से हम B की कैलकुलेशन करते हैं। प्रेशर में भी करेक्शन किया गया। प्रेशर में करेक्शन किस तरीके से करेंगे? ये पूरा कंटेनर है, ये गैस का एक मॉलिक्यूल है सेंटर में, इसके चारों तरफ कई सारे और गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सेंटर का मॉलिक्यूल है इस पर नेट आकर्षण बल 0 होगा, क्योंकि सब तरफ से बराबर से खिंचाव लगेगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल बिल्कुल दीवार की सतह पर टकराने वाला है, उसमें दीवार की इस साइड में कोई गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं है, सारे गैस के मॉलिक्यूल एक तरफ हैं। तो ऐसी स्थिति में पीछे की तरफ उस पर एक नेट आकर्षण बल कार्य करेगा, और उसकी वजह से अणु जिस गति से दीवार पर टकराना चाहिए था उतनी तीव्र गति से वो नहीं टकराएगा, और दाब भी उत्पन्न उतना नहीं करेगा जितनी कि आदर्श परिस्थितियों में इसको करना चाहिए। तो इसलिए प्रेशर में करेक्शन की भी आवश्यकता होती है। अब देखिए, जैसे ये अणु है, ये अणु जो कि बल्कि पात्र की दीवार पर जस्ट टकराने वाला है, तो इसके पीछे की साइड में ये अणु जितने अधिक होंगे, पीछे की तरफ आकर्षण बल उतना ही अधिक लगेगा,
और उतना ही कम गति से ये दीवार पर टकराएगा और दाब भी कम आरोपित करेगा, यानी दाब में हमें करेक्शन उतना ही अधिक करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ यदि ये एक अणु है, ऐसे यहाँ पर दूसरा अणु है, यहाँ पर तीसरा अणु है, यहाँ पर चौथा अणु है, यानी टकराने वाले अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी दाब में करेक्शन भी उतना ही अधिक होगा। तो दो बातें यहाँ पर काम में आती हैं, एक टकराने वाले अणु इनकी संख्या जो कि घनत्व पर निर्भर करती है, और दूसरा पीछे से आकर्षण लगाने वाले अणुओं की संख्या, ये भी गैस के घनत्व पर निर्भर करती है। और ये दोनों ही कारक एक ही दिशा में काम करते हैं जो कि गैस के दाब को कम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में दोनों कारक को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेशर में करेक्शन हो जाएगा N/V इंटू N/V, दोनों फैक्टर्स के लिए, यानी N²/V²। और अगर ये आपका जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको यदि हम हटाएं तो यहां पर एक कांस्टेंट A लगा देंगे, तो A इंटू N²/V², ये क्या हो जाएगा, इतनी दाब में कमी होगी, अर्थात हमें इतना दाब बढ़ाना पड़ेगा तब वो दाब आदर्श दाब के बराबर बनेगा। तो दोनों में आप देखिए आयतन में माइनस किया था और यहां पर हमें प्लस करना है, यानी जो वास्तविक दाब आरोपित हो रहा है उसमें ये दाब का करेक्शन हमें ऐड करना पड़ेगा, तब आदर्श परिस्थितियों के अनुकूल दाब की गणना कर पाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, P की जगह पर हो जाएगा P प्लस AN²/V² और V की जगह पे हो जाएगा V माइनस NV। तो PV इक्वल टू nRT जो कि आदर्श गैस के समीकरण है, उसकी जगह पर P प्लस AN²/V² इंटू V माइनस NV, ये एक समीकरण बनेगी जो कि वैन डर वाल्स समीकरण कहलाती है। A और B दोनों, यहाँ पर A कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, ये दोनों वैन डर वाल्स कांस्टेंट कहलाते हैं, और R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पहले से ही है। तो ये एक समीकरण हमारे पास निकल के आती है जो कि वैन डर वाल्स समीकरण के नाम से जानी जाती है और वास्तविक गैसों पर लागू होती है। इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड रूप में भी लिख सकते हैं। यदि हम लो प्रेशर की बात करें तो ऐसी स्थिति में यदि दाब बहुत कम है तो आयतन बहुत अधिक है, और आयतन बहुत अधिक है तो B नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी V की अपेक्षा B का मान बहुत कम होगा, और ऐसी स्थिति में V माइनस B को हम V लिख सकते हैं खाली। और ऐसी स्थिति में उस इक्वेशन को यदि हम हल करें तो वो निकल के आती है PV इक्वल टू RT माइनस A/V, अर्थात PV इज लेस देन RT। RT के आगे माइनस का साइन लगा है, इसका मतलब PV का मान RT से कम है। तो ये स्थिति हमारी क्या कहलाती है, ये नीचे वाली स्थिति है। यहां पर हमको डिप देखने को मिल रहा है वास्तविक गैसों में। तो इस समीकरण से हम इसको व्याख्या उसकी कर सकते हैं। हाई प्रेशर पर यदि हम देखें तो हाई प्रेशर पर A/V², इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं प्रेशर की अपेक्षा। प्रेशर दाब बहुत अधिक है, ऐसी स्थिति में दाब में करेक्शन की भी हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी और हमारे पास इक्वेशन सिर्फ रिड्यूस होकर रह जाएगी P इंटू V माइनस B इक्वल टू RT, या PV इक्वल टू RT प्लस PB। यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब PV ग्रेटर देन RT हो जाता है। तो ये कौन सा स्थिति हो गई जहां पर ये धीरे सीधे बढ़ना शुरू होता है, ये इस ग्राफ की होगी। लो प्रेशर की यदि हम बात करें, अर्थात अगर बीच की स्थिति है तो
ऐसी स्थिति में दोनों फैक्टर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और हमारी इक्वेशन PV इक्वल टू RT के रूप में बन जाती है। यानी आपने पीछे देखा कि एक में PV प्लस है और एक में PV बराबर RT माइनस है। यानी एक में PV ग्रेटर देन RT है और एक में PV लेस देन RT है। तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि PV इक्वल टू RT रह जाएगा और वो स्थिति हमारी आदर्श गैस स्थिति कहलाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम उस की व्याख्या कर पाएंगे जो कि आदर्श व्यवहार से विचलन बताता है वास्तविक गैसों में। हाइड्रोजन और हीलियम, इनका केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि इनका आकार बहुत कम होता है। तो ऐसी स्थिति में इनके लिए ग्राफ भी शुरू से ही सीधा बढ़ता हुआ आता है क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा, एक्सटेंसिवली स्मॉल होगा। ऐसी स्थिति में A/V² भी नेग्लिजिबल होगा। तो इसलिए सभी तापमानों पर हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ शुरू से ही बढ़ता हुआ हमको मिलता है। इस तरीके से हम वंडरवॉल समीकरण से वास्तविक गैसों में व्यवहार या आदर्श व्यवहार से विचलन, इसकी व्याख्या आसानी से कर पाते हैं।